अभी तक हमने जितनी भी कीवर्ड रिसर्च की वो गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर टूल के साथ की। लेकिन सिर्फ गूगल एड्स का ही कीवर्ड प्लानर टूल नहीं है जो कीवर्ड की हमें डिटेल्स दे सकता है। आल्दो कि गूगल के ऊपर जितनी भी सर्चेज़ होती हैं, गूगल ही बेहतरीन ज़रिया है जानने का कि वो कितना लोग क्या सर्च कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने नोट किया, गूगल हमें सारा डेटा नहीं देता। उसको लगता है कि उसका डेटा चोरी हो रहा है, इसलिए वो हमें रेंजेस देता है 1000 से 10,000 या 10,000 से 1 लाख की। तो ये रेंजेस अक्सर मार्केटर्स को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको वो इस रेंज के ऊपर ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा नहीं निकाल सकते। ऑल्दो कि ये इग्नोरेबल नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें और आप कुछ और यूज़ कर लें। लेकिन जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाती है, आप मज़ीद टूल्स के ऊपर रिलाय करना शुरू कर देते हैं, और जो कि अच्छी बात है। आपको चाहिए कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी रखने के शौकीन हैं, अगर आपको रेस लगानी है, तो शुरू में आप बेसिकली गाड़ी सीखते हैं और गाड़ी सीखने के लिए आप थोड़ी-सी हल्की गाड़ी यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपका तजर्बा बढ़ता जाता है, आप अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं, तो आप मे बी अच्छी गाड़ी भी लेना पसंद करेंगे, और अगर आप रेसर बनना चाहते हैं तो आप अच्छा इंजन पे इन्वेस्ट भी करेंगे। तो इसी तरह से हर शोबे में लोग अच्छे से अच्छे की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से अगर आप फ़ोटोग्राफ़र हैं और आप स्टार्ट एक बेसिकली पॉकेट कैमरा से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका स्किल ज़्यादा अच्छा है और आपको टूल्स हेल्प नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे? आप अपना लेंस बेहतर करेंगे या अपना कैमरा बेहतर करेंगे। इसी तरह से एसईओ में भी होता है। जैसे-जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, आपको टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती जाती है। और मैं आपको अभी 2 से 3 टूल्स दिखाऊँगा जिसमें आपको ये हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने एडवांस कर सकते हैं एसईओ के अंदर। जिसमें से एक टूल तो गूगल का अपना ही टूल गूगल ट्रेंड के नाम से जाना जाता है, और ये गूगल ट्रेंड जो है ये गूगल एड्स कीवर्ड टूल को कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट इस तरह से करता है कि इसमें आपको ट्रेंड्स मिल जाते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी मुल्क में किसी कीवर्ड की क्या ट्रेंड रही है। ये आपको एग्जैक्ट सर्चेस तो नहीं देता, लेकिन आपको ये अंदाज़ा ज़रूर दे देता है कि क्या स्मार्टफ़ोन ज़्यादा चल रहा है या मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चल रहा है, और अगर चल भी रहा है तो किस रीजन में सबसे ज़्यादा चीज़ें सर्च हो रही हैं। इसके बाद एक और टूल है मार्केट समराई, जिसमें हम बात करेंगे कि वो मार्केट समराई किस तरह से कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करता है। तीसरा टूल है एसईएम रश, जो कि मार्केट में एक पॉपुलर टूल है एसईओ के लिए, और उसको यूज़ करते हुए आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और हर टूल अपने साथ कोई नए फीचर्स लेकर आता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि वो एक टूल के फीचर ज़्यादा अच्छे हैं तो दूसरे टूल के फीचर ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ लोग अगर इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली जब लें, तो वो मल्टीपल टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक टूल को लेना है या किसी 2 टूल्स को लेने हैं या सबको लेने हैं या किसी एक को भी नहीं लेना। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने कितना एग्रेसिवली काम करना है, कितने आप सीरियस हैं अपने बिज़नेस को लेकर और कितनी सीरियसली आप एसईओ करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जितने ज़्यादा टूल्स आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा डेटा आपको अवेलेबल होगा और उसके ऊपर आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। आइए देखते हैं कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गूगल ट्रेंड्स मैंने ओपन किया है। ये गूगल का एक टूल है जिसमें आपको वो ट्रेंड्स बताता है मुख्तलिफ़ मुल्कों के और मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं trends.google.com से, या गूगल में लिख के सर्च भी कर सकते हैं कि गूगल ट्रेंड्स, और आपको गूगल रिज़ल्ट दिखा देगा। इसमें चूँकि मैंने मोबाइल स्टोर की अभी तक बात की है, तो मैं मोबाइल फ़ोन्स ही सर्च करूँगा, कितना क्या रुझान है पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स का। तो मैं इसको सर्च करने के लिए मोबाइल फ़ोन टाइप करूँगा और मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लूँगा। सो मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च टर्म सर्च की है, और उसके अगेंस्ट गूगल मुझे एक ग्राफ दिखा रहा है जिसमें वो मुझे ट्रेंड बता रहा है पिछले 12 महीनों का। लेकिन ये ट्रेंड पाकिस्तान का नहीं है, ये ट्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स का है। यहाँ से मुझे कंट्री चेंज करके अपने टारगेट कंट्री को देखना है, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान है। तो आपने ये याद रखना है कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर वही कंट्री सेलेक्ट करना है, और अगर आपको 12 महीने से ग्रो करनी है अपनी टाइमलाइन या कम करनी है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको 12 महीने पे ही रखूँगा और मैं पाकिस्तान कंट्री रखूँगा। तो पाकिस्तान में आप जैसे कि देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में उसका क्या ट्रेंड था, और 1 साल बाद वो कहाँ पर है, और आगे गूगल प्रेडिक्शन भी दे रहा है कि वो पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रो करेगा। तो ये गूगल की अपनी प्रेडिक्शन है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डेटा को ट्रैक करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। सो आपने ये नोट किया होगा कि ये गूगल जो है वो अपने जो ट्रेंड का डेटा है वो 0 टू 100 शो करता है। ये गूगल की एक और कोशिश है ताकि कोई उसका डेटा चोरी ना करे। तो गूगल हमें सिर्फ ये बताता है कि ये इसकी परसेंटेज क्या है। सो मे बी अगर 77% है तो उसका मतलब कि 100 में से 77% इसकी सर्च वॉल्यूम है, और ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो हमें भी अंदाज़ा होगा कि कब ये ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। गूगल ट्रेंड्स की एक ख़ास बात ये है कि इसमें आपको महीनों से अंदाज़ा हो जाता है कि किस वक्त कौन क्या सर्च करेगा। सो आप देखेंगे कि साल के आखिर में ये सर्च बढ़ने का खदशा है, इसलिए कि
पॉसिबिलिटी है कि साल के आखिर में लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी इवेंट्स आते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो ब्लैक फ्राइडे का काफ़ी रुझान पिछले कुछ सालों में हो गया है, या न्यू ईयर में डील्स लगती हैं, सो ब्रांड इसको कैपिटलाइज करते हैं और इसीलिए लोग वेट करते हैं सारा साल ताकि इन दिनों में वो एक सस्ता या डिस्काउंट पे फ़ोन ख़रीद सकें। तो मैं इसको अब मज़ीद एनहांस करने की कोशिश करूँगा। गूगल ट्रेंड्स हमें ये अलाउ करता है कि आप मोबाइल फ़ोन को कंपेयर कर सकते हैं बाकी सर्चेज़ के साथ। तो मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा स्मार्टफ़ोन के साथ, क्योंकि ये मेरा एक सिनोनिम है इसी टर्म का। मैं देखूँगा कि मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन में से बेहतर कौन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर इस वक्त जो स्मार्टफ़ोन का रुझान है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग स्मार्टफ़ोन लिखकर मेरी प्रोडक्ट सर्च नहीं कर रहे, लोग मोबाइल फ़ोन लिखकर मेरी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। तो बीइंग अ मार्केटर मुझे ये चाहिए कि मैं मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ, ना कि मैं स्मार्टफ़ोन पे करूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्मार्टफ़ोन पे नहीं करेंगे या आप सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन पे करेंगे। आपको चाहिए कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे करें, लेकिन आपको इससे ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया है कि बेहतर कौन है और ज़्यादा अच्छा कौन-सा है। और इसी में मैं एक नया कीवर्ड ऐड करूँगा कंपैरिज़न के लिए, जिसको मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या वो एक अच्छी टर्म है। तो मैंने सेल फ़ोन लिखा, जो कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन और सेल फ़ोन तकरीबन एक ही टर्म है, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। और आप देखेंगे कि सेल फ़ोन की सर्चेज़ भी ऑलमोस्ट स्मार्टफ़ोन से कम है, और लेकिन वो मोबाइल फ़ोन से तो बहुत ही कम है। सो इससे ये पता चलता है कि लोग स्मार्टफ़ोन भी सर्च कर रहे हैं, सेल फ़ोन भी सर्च कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा ही सर्च कर रहे हैं। तो बीइंग अ मार्केटर, गूगल ट्रेंड मुझे ये हेल्प करता है कि मैं अंडरस्टैंड करूँ कि कौन सा कीवर्ड मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है और किस कीवर्ड से मुझे कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी चाहिए। आखिर में मैं आपको यही बताऊँगा कि गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आपको हर तरह से हर कीवर्ड को आप यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिले। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सबसे टॉप रेटेड कीवर्ड्स को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा मार्केट समुराई की, जो कि एक और टूल है। ये एक पेड टूल है जिसको आप बाय कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड सर्च में इसका भी एक अच्छा नाम है और इसके ऊपर आप अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरह से गूगल एड्स से डिफरेंट है और किस तरह से ये आपको मज़ीद डेटा बताता है। और कुछ लोग इसको बड़ा बेहतरीन समझते हैं, लेकिन अगेन हर एक की अपनी पसंद होती है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टूल अच्छा लगता है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मार्केट समराई मैंने ओपन कर लिया है। मैं इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। उस प्रोजेक्ट में मैं अपना एक प्राइमरी कीवर्ड डालूँगा जो कि मोबाइल फ़ोन्स है, और इसको मैं टाइटल दे दूँगा। मोबाइल फ़ोन के साथ मैं वेबसाइट का नाम भी लिख सकता हूँ, और इसको आप बताएँगे कि आपने कहाँ सेव करना है। तो आप फ़ाइल का पाथ दे सकते हैं। मैं अभी इसको फ़िलहाल यहीं पर रखूँगा। इसमें लैंग्वेज और कंट्री भी बताएँगे आप। तो मुझे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट करूँगा, और लेफ़्ट पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा नज़र आएगा। इसके बाद मैं उसको क्रिएट पे बटन प्रेस करूँगा और वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे वो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। हमें इसको कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करना है, तो पहला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा कीवर्ड रिसर्च, और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगी। आपने यहाँ पर फ़िलहाल किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना। यहाँ पर आप सिर्फ़, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च एज़ इट इज़ करनी है तो आप सिर्फ़ जाएँगे टॉप राइट में, और वहाँ पर जनरेट कीवर्ड्स पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये कुछ कीवर्ड उसने निकाल के दिए हैं। ये तकरीबन 478 कीवर्ड्स वो बता रहा है जो उसको मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट मिले हैं। इस टूल का फ़ायदा ये है कि इस टूल के अगेंस्ट आप इसको यहीं से फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, या आपको कितने वर्ड से कीवर्ड चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स या ब्रॉड कीवर्ड नहीं चाहिए, तो आप 1 वर्ड कीवर्ड निकाल सकते हैं। आप मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट 2 कर दें, ताकि जो भी वर्ड्स आपको ये दिखाए वो कम से कम 2 वर्ड्स होंगे। तो सिंगल वर्ड सर्चेज़ वो वैसे ही एक्सक्लूड कर देगा, और ये है कि आपके पास जो डेटा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर होगा। इसको मैं आगे कीवर्ड एनालिसिस पे क्लिक करूँगा, जहाँ पर ये एक्चुअली डेटा मुझे दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने और टॉप पे मुझे काफ़ी ऑप्शंस दिखाई हैं, जिसको मैं सेलेक्ट और डिससेलेक्ट कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता है, और यही इस टूल की खासियत है कि ये आपको मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता है। लेकिन हमें फ़िलहाल सर्चेज़ देखनी है। नीचे देखेंगे तो वो कॉलम में आपको वो कीवर्ड्स दिखा रहा है, उसके अगेंस्ट सर्चेज़ दिखा रहा है, उसके अगेंस्ट अपनी कॉस्ट पर क्लिक दिखा रहा है। ये ऑलमोस्ट मिलता-जुलता वही पैटर्न है जैसे हमने गूगल एड्स के कीवर्ड टूल में देखा था, लेकिन इसमें आप मज़ीद जब चीज़ें इनेबल करेंगे तो आपको मज़ीद डेटा वो इनेबल कर देगा, और जब आप सर्च करेंगे तो वो आपको मज़ीद डेटा दिखाएगा। जब आप ये सब कुछ इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन देगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मार्केट समराई एक अपनी खासियत रखता है, इसके अपने टूल्स हैं, इसके अपने फीचर्स हैं।
ये गूगल एड्स के कीवर्ड टूल से डिफरेंट है और उससे बेहतर इस तरह से है कि इसमें फ़िल्टरिंग और इसमें बाकी चीज़ों की बड़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगेन आपको अगर नहीं पसंद या आपको कोई और टूल ज़्यादा पसंद आता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और टूल बताऊँगा जो कि पेड है, उसका नाम SEMrush है। अगर आपको लगे कि वो आप बाय कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा टूल है और उस टूल में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं कीवर्ड से रिलेटेड। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने SEMrush में लॉगिन कर लिया है। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे काफ़ी ऑप्शन मिलेंगी। ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव टूल है, लेकिन मैं इसके सिर्फ कीवर्ड मैजिक टूल यूज़ करूँगा कीवर्ड रिसर्च के लिए। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा वो एक नई विंडो में ओपन मुझे कर देगा अपना कीवर्ड का टूल, और वहाँ पर मैं अपने कीवर्ड्स टाइप कर सकता हूँ ताकि मैं उसको सर्च कर लूँ। यहाँ मैं लिखूँगा मोबाइल फ़ोन्स और मैं उसको सर्च पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे सर्च कर देगा। लेकिन सर्च पे क्लिक करने से पहले आपने ख़्याल रखना है कि आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद सर्च करूँगा तो मुझे कीवर्ड्स की लिस्ट दिखा देगा और उसके साथ मुझे कुछ और मैट्रिक्स भी दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने मुझे काफ़ी ऑप्शंस दिखा दी हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो उसमें कीवर्ड के साथ उसका सर्च वॉल्यूम, फिर उसका ट्रेंड, फिर उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो शो कर रहा है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी SEMrush का अपना मैट्रिक है। जैसे कि हर टूल अपना एक मैट्रिक लॉन्च करता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी SEMrush की अपनी वैल्यू है। आप इस पे ट्रस्ट कर भी सकते हैं और आपको लगे कि ये ठीक नहीं है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि SEMrush की अपनी एक पूरी मैकेनिज़्म चल रहा है कि किस तरह से वो कीवर्ड को अच्छा और बुरा कहता है। इसी तरह से वो CPC बता रहा है कि अगर आप इस पे ऐड रन करेंगे तो कितने पैसे देंगे। कंपटीशन भी वो शो कर रहा है और वो डिफरेंट चीज़ें रिज़ल्ट में शो कर रहा है। अगेन ये एक अलग टूल है, इसकी अपने फीचर्स हैं। आपको लगे कि आप ये बाय करना चाहें तो आप ये बाय कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कीवर्ड रिसर्च नहीं बल्कि बाकी काफ़ी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। ट्रेनीज़, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस लेसन में आपको डिफरेंट टूल्स का हवाला दिया। उसमें से एक फ्री था, 2 पेड थे। सिर्फ यही टूल्स नहीं, इसके अलावा काफ़ी और टूल्स भी अवेलेबल हैं। जैसे-जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे-वैसे आप अपने टूल सेट को भी ग्रो करेंगे ताकि आप अपनी SEO बेहतर कर सकें। और ये हाईली रिकमेंडेड है कि जब आप पैसे कमाना शुरू कर दें SEO से तो आप उस पे री-इन्वेस्ट भी करें, क्योंकि अच्छे टूल से आपकी SEO भी अच्छी होगी। अच्छी SEO का मतलब ये है कि आपको सेल्स ज़्यादा मिलेंगी या अपने क्लाइंट्स को आप अच्छी सपोर्ट दे सकेंगे। अच्छे टूल्स के बगैर अक्सर मुश्किल हो जाता है, आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे-जैसे आप अपने आप को ग्रो करेंगे तो आपको चाहिए कि आप अपने टूल सेट्स को भी ग्रो करें। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च या SEO या डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए है जो ऑनलाइन बिक सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फिजिकल बिजनेसेस रखते हैं उनको लगता है कि SEO या मार्केटिंग उनके लिए नहीं है। वो इसको इग्नोर करते हैं और वो अल्टीमेटली इसमें फ्लॉप हो जाते हैं। तो इनमें से एक केस स्टडी मैंने ली है डेंटिस्ट की। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेंटिस्ट को आप इमेजिन करें तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन क्या डेंटिस्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है? क्या वो अपना बिज़नेस ग्रो कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग की वजह से? क्या SEO में लोग उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अच्छा डॉक्टर कौन-सा है? क्या सर्च उसकी ब्रांड बिल्डिंग में, उसकी रिकग्निशन में उसको हेल्प कर सकती है या एक्विज़िशन में उसको हेल्प कर सकती है? अल्टीमेटली ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी हम फाइंड आउट करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिज़नेस चाहे कोई भी हो, आपको डिजिटल पे सब सर्च कर रहे हैं और उनमें वो बिज़नेसेस भी हैं जो डिजिटल पे चलते हैं और वो बिज़नेसेस भी हैं जो डिजिटल पे कभी जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। तो डॉक्टर्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कि समझते हैं कि उनके पास कस्टमर चल कर आता है, और इस तरह से बहुत सारे बिज़नेसेस और भी हैं जिनको ये लगता है कि कस्टमर हमारे पास चल कर आता है और उसको डिजिटल मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है या हमें वेबसाइट की क्या ज़रूरत है या SEO में हम क्यों इन्वेस्ट करें जबकि हमारा कस्टमर हमें खुद कॉल करता है। अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डेंटिस्ट या इस जैसे और बिजनेसेस उनको गूगल से कोई हेल्प मिल सकती है या उनको डिजिटल मार्केटिंग या SEO से कोई हेल्प मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो वो कैसे। आइए देखते हैं। मैं दोबारा से गूगल एड्स पे लॉगिन करूँगा, उसमें कीवर्ड प्लानर टूल पे जाऊँगा और सबसे पहले मैं सर्च करूँगा डेंटिस्ट। अगर मेरा डेंटिस्ट का बिज़नेस है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि लोग डेंटिस्ट लिख कर ही मुझे सर्च करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट में क्या सर्च होता है। जैसे मुझे रिज़ल्ट आया तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्चेज़ हैं। इसको मैं अगर सॉर्ट कर लूँ हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो टीथ वाइटनिंग सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त डेंटिस्ट के लिए। तो 1000 से 10,000 लोग, ये वो लोग हैं जो टीथ वाइटनिंग चाहते हैं। उसके बाद क्राउन, टूथेक, ब्रेसेस, डेंटिस्ट गेम्स, वेनियर्स, टीथ ब्रेसेस, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो सर्च हो रहे हैं।
तो इसमें से डेंटिस्ट गेम शायद ऐसा कीवर्ड है जो कि मे बी एक डेंटिस्ट से रिलेटेड ना हो, मे बी ये मोबाइल ऐप्स या मोबाइल गेम्स के रिलेटेड है। सो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए डाउनलोड कर लेंगे और मैं मज़ीद चाहूँगा कि हम मज़ीद कीवर्ड सर्च करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर डेंटल क्लिनिक एक वर्ड नज़र आया जो कि एक अच्छा कीवर्ड है डेंटिस्ट के लिए। हो सकता है लोग डेंटिस्ट लिख के डेंटिस्ट को ना सर्च करें, वो डेंटल क्लिनिक लिख के डेंटिस्ट को सर्च करें। तो हम इसको कीवर्ड को एक्सपैंड करेंगे। कीवर्ड रिसर्च को एक्सपैंड करने के लिए मैं डेंटल क्लिनिक सर्च करूँगा और देखूँगा कि इसके अगेंस्ट हमें क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे ही मैंने डेंटल क्लिनिक लिखा, टॉप पे मुझे अभी भी डेंटिस्ट मिल रहा है, लेकिन उसके नीचे शायद डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल ट्रीटमेंट, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो मुझे गूगल दिखा रहा है। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि कितने लोग ये सर्च कर रहे हैं। फाइनली जैसा कि हमने देखा कि टीथ वाइटनिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर मैं टीथ वाइटनिंग एज अ कीवर्ड ही सर्च करूं और देख लूँ कि टीथ वाइटनिंग करवाने वाले लोग टीथ वाइटनिंग को सर्च करने के लिए और क्या क्या लिखते हैं, तो मैं उसको सर्च करके देख सकता हूँ कि इसके अगेंस्ट गूगल क्या क्या हमें शो करता है। तो गूगल के नज़दीक अगर आप टीथ वाइटनिंग सर्च कर रहे हैं तो वो ऑडियंस प्रायली विजडम टीथ, वेनियर्स, टूथ पेन, क्राउन या बाकी चीज़ें भी इससे रिलेटेड सर्च करेंगे। तो टीथ वाइटनिंग में टीथ वाइटनिंग टिप्स भी लोग सर्च कर रहे हैं और उसके बाद नेचुरल टीथ वाइटनिंग जैसे टोटके भी सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप एक डॉक्टर की वेबसाइट हैं तो आपको कोई हर्ज नहीं है कि आप जो टिप्स जो लोग ढूंढना चाह रहे हैं वो आपकी वेबसाइट से ही वो ले लें, क्योंकि अगर वो आपसे ठीक करवाने आएंगे दांत, तो अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पहले आप पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपके ब्लॉग को पढ़ें, आपके आर्टिकल्स को पढ़ें और उसमें देखेंगे कि आपको कितना पता है अपने फील्ड के बारे में और आप कितना बेहतर जानते हैं। जब वो आपकी टिप्स पढ़ेंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे आगे इलाज भी करवाएंगे। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लूँगा। मैं अपनी गूगल ड्राइव में जाकर एक नए क्लाइंट का फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसमें मैं इसका नाम XYZ डेंटिस्ट रख रहा हूँ। इसके अंडर मैं कीवर्ड रिसर्च का फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और उसके अंडर मैं डिफरेंट फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा उनके कीवर्ड से रिलेटेड। सो डेंटिस्ट और डेंटल क्लिनिक आलमोस्ट एक ही चीज़ को सर्च करने के लिए दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो मैं उनको पॉसिबल ये है कि एक ही जगह पे लिख लूँगा। तो डेंटिस्ट का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और उसके बाद मैं टीथ वाइटनिंग जो कि एक सर्विस है उसका फ़ोल्डर बनाऊँगा और मैं इन फ़ोल्डर्स में वो फाइलें अपलोड कर दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ाइलें अपलोड कर दी हैं और मैं अब इसको एक फ़ाइल को ओपन करूँगा और उसमें अपने कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लूँगा, ये देखने के लिए कि मेरे कौन से कीवर्ड्स रिलेटेड हैं और कौन से नहीं। तो आपने देखा होगा कि मैंने फ़ाइलों के नाम चेंज नहीं किए, जो कि बाद में मसला कर सकती हैं कि मुझे शायद याद ना रहे कि ये फ़ाइल किस कीवर्ड के अगेंस्ट थी। तो मैं इसको अभी चेंज कर सकता हूँ ताकि हमें ये बाद में याद रहे कि ये हमने किसके अगेंस्ट सर्च की थी। तो सेम वही प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। इसको हम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ़िल्टर्स लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने से पहले हम एक कॉलम और क्रिएट कर लेते हैं और उसको नंबर असाइन कर लेते हैं। नंबरिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि आप सॉर्टिंग दोबारा कर सकते हैं जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग में थी। इसको मैं फ़िल्टर लगाने के बाद मिनिमम सर्चेज़ को मैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट सॉर्ट करूँगा ताकि सबसे ऊपर वो कीवर्ड्स आ जाएँ जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। डेंटल क्लिनिक मुझे एक अच्छा कीवर्ड लग रहा है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो डेंटिस्ट के पास जाना चाह रहा है वो डेंटल क्लिनिक सर्च करेगा। डेंटिस्ट भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड, बहुत एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और इसमें काफ़ी वेरिएशंस आ सकती है। सो इसको हम प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में भी समटाइम्स हम चाहेंगे इसको भी हम ऑप्टिमाइज़ करें किसी पेज के ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डेंटल सर्जरी या
एक्सट्रैक्शन, ये बड़ी स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं और बड़ी स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जिसके अगेंस्ट एक नया पेज बनाया जा सकता है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। और आप उनके ऊपर जब कोई ट्रूथ एक्सट्रैक्शन सर्च करें तो अगर आप ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं या आपका क्लाइंट जो कि एक डॉक्टर होगा वो ये सर्विसेज ऑफ़र करता है तो वो इस पे ट्रैफिक लेकर इस पे कन्वर्जन ले सकता है। कुछ लोग डेंटल क्लिनिक नियर मी सर्च करते हैं। ये नियर मी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको मैं अभी आपको एलेबोरेट करता हूँ क्योंकि ये गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको ट्रिगर करता है। सो नीचे अगर आप ड्रिल डाउन करते जाएं तो आपको काफ़ी ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिन पे आप नए पेजेस बना सकेंगे, जिन पे आप कीवर्ड्स आप देख लेंगे कि कौन से कीवर्ड्स किस पेजेस पे जाने चाहिए। और अल्टीमेटली हम ये सेम वही एक्सरसाइज रिपीट करेंगे जो हमने बाकी ब्रांड्स के साथ की थी, क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर आप लेके चल रहे हैं तो उनके लिए सबका एक प्रोसीजर कीवर्ड रिसर्च का, उसको शॉर्ट लिस्टिंग का सब एक ही है। आपने सारे कीवर्ड्स उनके बिजनेस गोल से लिंक करने हैं ताकि उनको सेल्स जनरेट हों, और जब उनको सेल्स जनरेट होंगी तो उनको बिज़नेस मिलेगा, उनको बिज़नेस मिलेगा तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, अल्टीमेटली आपकी जॉब्स रहेंगी। और अगर ये आपका अपना बिज़नेस है तो ऑफ कोर्स आप खुद भी इसको ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। जैसे कि आपने देखा इस एग्जांपल में हमने डेंटिस्ट के लिए कीवर्ड शॉर्टलिस्ट किए। इसको आप मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हैं, मज़ीद सर्विसेज के लेते हुए आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको आइडिया दे दूं कि स्टार्ट कैसे होता है और ये कैसे किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इसमें कोई लिमिट नहीं है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि जब तक वेबसाइट होती है तब तक आप इसको करते चले जाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी वो थी डेंटिस्ट नियर मी। तो नियर मी का कीवर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि बड़ी तेज़ी से गूगल में पॉपुलर हो रहा है। तो जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि गूगल हमें हर जगह से ट्रैक करता है। जब लोग लिखते हैं नियर मी तो असल में गूगल को लोग ये पूछते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ या मेरे आसपास मैं जहाँ पर हूँ उसके आसपास मुझे डेंटिस्ट दिखाओ। तो डेंटिस्ट नियर मी का मतलब ये हुआ कि मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ गूगल मुझे उसके आसपास के रिजल्ट्स दिखाएगा। अब नियर मी गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैं कहाँ हूँ और वो कैसे मुझे आसपास के रिजल्ट दिखा सकता है। तो इसके लिए गूगल का पूरा एक इंजन ट्रिगर होता है और वो आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। और लोकेशन ट्रैक करने के लिए वो आपके मोबाइल फ़ोन से जीपीएस से ट्रैक कर सकता है। अगर आप सिस्टम पे हैं तो वो आपके आईपी एड्रेस से ट्रैक करेगा और आपको वही रिजल्ट्स दिखाएगा जो आपके आसपास होंगे। तो इमेजिन करें कि अगर आप डेंटिस्ट ढूंढें और आप पाकिस्तान में हैं और आपको दुबई में डेंटिस्ट का रिजल्ट मिल जाए तो क्या आप उस पर क्लिक करेंगे? और अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या आप उसके पास जा सकेंगे? नहीं। तो बेसिकली होगा क्या कि गूगल यही चाहता है कि आपको राइट टाइम पे राइट रिजल्ट दे। तो जब मैं ये लिखूंगा डेंटिस्ट नियर मी और मैं लाहौर में हूँ तो लाहौर के ही डेंटिस्ट मुझे नज़र आएंगे। और पॉसिबिलिटी है कि वो लाहौर के अंदर भी अगर मैं एक लोकेलिटी में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गुलबर्ग में हूँ, तो सिर्फ गुलबर्ग के ही मुझे डेंटिस्ट दिखाएगा। सो इटसेल्फ एक ये कीवर्ड बन गया। लेकिन नियर मी सिर्फ कीवर्ड नहीं है, ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है गूगल का जिसके तहत वो ये लॉन्च करता है कि वो आपको पहले ट्रैक करेगा कि आप कहाँ हैं, उसके बाद वो बिजनेस को ट्रैक करेगा कि इसके आसपास बिजनेसेस कौन से हैं और यहाँ पर गूगल मैप से वो डेटा लिंक करेगा और गूगल मैप्स के रिजल्ट्स भी दिखाएगा और गूगल के रिजल्ट्स भी दिखाएगा। तो अल्टीमेटली आपको वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज़ें बिजनेसेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करना कि लोग क्या लिख कर सर्च करते हैं और किस तरह से क्वेरीज बदलती हैं डिफरेंट सर्विसेज को ढूंढने के लिए। तो जो ब्रांड या जो बिज़नेस इन कीवर्ड्स को कैप्चर कर लेगा, अच्छी तरह से डिमांड को कैप्चर करेगा, तो वो ज़्यादा पैसे बना सकेगा। अब तक हम जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे वो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड था या फिर वो एक ऐसे बिजनेस से रिलेटेड था जिस पे लोग खुशी से नहीं बल्कि एक मजबूरी के तहत जाते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट के पास आप तभी जाते हैं जब आपको दर्द होती है या आपने कोई प्रोसीजर करवाना होता है। लेकिन क्या एक ऐसा बिज़नेस भी हो सकता है जिसमें लोग जाना भी चाहें लेकिन उनको मजबूरी भी ना हो? जी हाँ, रेस्टोरेंट एक ऐसा बिज़नेस है जिस पर आप खाने जाते हैं और नॉर्मली लोग खाना खाने खुशी से जाते हैं और आप लोग वहाँ जाकर बैठना और उस एक माहौल में बैठना पसंद करते हैं। सवाल ये है कि क्या एक रेस्टोरेंट को डिजिटल मार्केटिंग या सर्च मार्केटिंग या एसईओ हेल्प कर सकती है? इस केस स्टडी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ज़रा एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि किसी भी तरह से आपने ये नहीं सोचना कि एक मार्केटर एक स्पेसिफिक बिजनेस को ही टारगेट करता है। एक मार्केटर को रेडी रहना चाहिए हर उस बिज़नेस के लिए जो उसके पास आए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस और एसईओ का प्रोसेस आलमोस्ट सेम ही है। तो यही वजह है कि हम बार बार आपको इससे गो थ्रू करवा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रोसीजर वही रहेगा लेकिन सिर्फ इंटेंट बदलती रहेगी। आपको कोई भी बिज़नेस दिया जाए, आपको इस काबिल होना है
कि आप अल्टीमेटली इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह का बिज़नेस हर तरह की ऑडियंस रखता है। तो अगर आप बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप अल्टीमेटली उनकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब आप उनकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तब आप उनकी इंटेंट भी क्लियर समझ जाएंगे कि अगर एक कस्टमर ने या एक किसी में सर्च करना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो वो क्या लिख के सर्च कर सकेगा। और ये भी याद रखें कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कीवर्ड सर्च स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो आप अल्टीमेटली अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दें जो अगर आपने अपने बिज़नेस को सर्च करने के लिए ढूंढने हों तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको क्लाइंट हेल्प कर देंगे। इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप उनसे पूछें कि भाई ये आपका बिज़नेस है, ये आप बेहतर जानते हैं, हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है लेकिन आपको हमें हेल्प करना पड़ेगा। तो वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार होंगे और उनको आपको हेल्प करना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने बिज़नेस को बेहतर जानते हैं, बट आप डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर जानते हैं। इस केस स्टडी में हम भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम किसी रेस्टोरेंट को डिजिटल मार्केटिंग यानी कि सर्च मार्केटिंग से हम हेल्प कर सकते हैं, क्या वो रीज़न्स हैं या क्या कैसे वो हम करेंगे कि एक रेस्टोरेंट चाहे कि वो आपको पैसे दे एसईओ करने के, या अगर आप खुद रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको लगे कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए एसईओ के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरे सेल्स में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। तो मैं गूगल एड्स में लॉगिन करूँगा और उसके कीवर्ड टूल पे जाऊँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा रेस्टोरेंट। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे गूगल काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स दिखाएगा जिसमें रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्चेज़ होंगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लोग जब रेस्टोरेंट सर्च करते हैं या खाना खाने की डिसाइड करते हैं, तो बेसिकली डिशेस का नाम या एक एक कुजीन का नाम सर्च करते हैं। तो लेट्स सपोज हो सकता है कि आपको थाई खाना है, या आपको चाइनीज़ खाना है, या आपको कॉन्टिनेंटल खाना है, आप उस तरह से सर्च करेंगे। लेकिन हम अपनी कीवर्ड रिसर्च जब स्टार्ट करेंगे तो वो रेस्टोरेंट से ही करेंगे। सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वक्त रेस्टोरेंट के अगेंस्ट जो सर्चेज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, फिर डाइनर हैं, लंच है, सी फूड है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, गौरमे रेस्टोरेंट, और करते करते वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है जो कि वो लोग ढूंढ रहे हैं उन रेस्टोरेंट्स को ढूंढने के लिए। सवाल ये है कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो सर्च पे इन्वेस्ट करते हैं और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करते हैं। आमतौर पे इन रेस्टोरेंट्स को ये लगता है कि उनको एसईओ की ज़रूरत नहीं है या उनको वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि सर्च पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या खाना है, और वो एक्चुअली जाकर गूगल पे सर्च करते हैं उन रेस्टोरेंट्स की जो कि उनको अच्छे लगें, या उन डिशेस की जो कि उन्होंने कभी ट्राई ना की हो, या फिर उन प्लेसेस की जहाँ पर उन्होंने कभी खाया ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये कीवर्ड देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, ग्रेट प्लेसेस टू ईट। अब ये वो लोग सर्च कर रहे हैं जो मे बी बोर हो चुके हैं एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट से, या उनको एक नई जगह पे जाना है, या उनको एक नया एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप क्यों नहीं एक रेस्टोरेंट होने के नाते उनको हेल्प करें अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप कैसे बेहतर हैं या आप कैसे ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई बेस्ट फ़िश रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है और अगर आप फ़िश सर्व करते हैं, तो आपके लिए कीवर्ड बेहतरीन है कि अगर कोई सर्च करे बेस्ट फ़िश रेस्टोरेंट तो आप उसको मिल जाएँ। अगर आप नहीं मिल रहे तो आप इसको लूज़ करेंगे। अगर आप कुजीन स्पेसिफिक रेस्टोरेंट हैं, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट डिश पेश कर रहे हैं जैसे जापानीज़ होगी, चाइनीज़ होगी, या आप फास्ट फूड में हैं, तो आपको उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है। ये डिफरेंट कीवर्ड्स हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं कि किस तरह से लोग अपनी एपेटाइट को यानी कि अपनी भूख को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खाने के शौकीन हैं और वो ऑनलाइन ज़रूर सर्च करते हैं कि हमें किस रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहिए और हमें क्या डिश खानी चाहिए, या कौन सी ऐसी नई चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप एक रेस्टोरेंट हैं या आप रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये कीवर्ड रिसर्च हेल्प करेगी ये अंडरस्टैंड करने में कि कौन सी कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे उन ट्रैफिक को लेके आने में जो बेसिकली नए रेस्टोरेंट्स या एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स या नई डिशेस ढूंढने में अपना टाइम लगा रहे हैं। और अल्टीमेटली जब आप उनको यहाँ विन करेंगे, तो आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि ये लोग चलकर आपके रेस्टोरेंट के अंदर आपसे खाने भी आएंगे। तो इसको अगर हम चेंज करें, तो रेस्टोरेंट की जगह अगर मैं कैफ़े लिखूं, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी सर्चेस बदल जाएं। जैसे मैंने कैफ़े सर्च किया तो आप देखेंगे कि कैफ़े नियर मी उसी तरह से एक टर्म आ गई, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि लोग अपने आसपास कैफ़ेज़ देखना चाहते हैं, उनको शायद नाम नहीं पता, लेकिन अगर उनको भूख लगी है या उनको कॉफ़ी या चाय पीनी है तो अपने आसपास देखेंगे कि कौन सा कैफ़े है और वो चल के वहाँ चले जाएंगे। इसी तरह से लोग फैमिली रेस्टोरेंट या कैफ़े के मीनिंग भी ढूंढ रहे हैं, चीज़ बर्गर, अमेरिकन रेस्टोरेंट,
ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है। तो जी ट्रेनिस, जैसे कि आपने देखा कि एक कैफ़े को भी डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, या वो भी सर्च पे रैंक करना चाहेंगे, क्योंकि लोग हर तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी गूगल ने लोगों को प्रोवाइड की है कि लोग कुछ भी सर्च कर सकें, और यही वो इन्फॉर्मेशन है जो गूगल अपने पास इंडेक्स करता है, और यही वो आंसर्स हैं जो गूगल लोगों को देना चाहता है। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या हम इससे भाग जाएं, या क्या हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझकर इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो हम इससे विन कर सकते हैं, लेकिन जो इसको रेजिस्ट करते हैं वो अल्टीमेटली वो पीछे रह जाते हैं। तो गूगल एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरते हुए 20 साल बाद आज जो मशीन बन चुका है कि आप हर बंदा हर चीज़ गूगल पे जाके सर्च करते हैं, लेकिन क्या बिजनेसेस इस कदर इवॉल्व हो गए हैं जो सब चीज़ें गूगल के मुताबिक बना लें और गूगल पे रैंक करना शुरू कर दें? गूगल हमारी लाइफ का एक बहुत मेन हिस्सा बन चुका है, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए ही हमने ये कीवर्ड रिसर्चेस की, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से लोग अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गूगल से जाके चीज़ें सर्च करते हैं। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और गूगल हमें अलाउ करता है कि हम बीइंग अ मार्केटर अपनी वेबसाइट बनाना चाहें तो हम इस डेटा को वहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि कितने मार्केटर्स या कितने बिजनेसेस इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मैं ये बता दूं कि आपको कौन सा बिज़नेस खोलना चाहिए, क्योंकि इस पे इतनी सर्चेज़ हैं, तो आप बिल्कुल वो खोलना चाहेंगे, और ये एग्जैक्ट वही डेटा है जिसके तहत आप वो डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लेंगे, आप मत लें, लेकिन आपके कंपेटिटर्स या आपके क्लाइंट्स के कंपेटिटर्स तो ले ही रहे हैं, वो आगे चले जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान है। सो एसईओ काफ़ी हेल्पफुल है, और ये कीवर्ड रिसर्च सबसे प्राइमरी फोकस है। और इस केस स्टडी में, और हमने मज़ीद जो बाकी केस स्टडीज़ की, उसमें ये क्लियर हुआ कि कोई भी बिज़नेस आप ले लें, किसी भी तरह से आपको एसईओ करनी चाहिए, ताकि जो लोग सर्च कर रहे हैं आप उनको डिसीजन मेकिंग में, उनकी सेल्स फनल में, या उनकी बाइंग साइकिल में, जो भी प्रोसीजर में वो स्टेज पर हैं, आप उनको हेल्प करें और उनको सेल बनने में उनकी मदद करें, क्योंकि अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो अल्टीमेटली आप अपना बिज़नेस ग्रो करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एडवांस कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले बताया गया था कि किस तरह से आप गूगल का कीवर्ड प्लानर जो कि फ्री है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही बेसिक लेवल का डेटा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर ज़्यादा एडवांस में इंसाइट्स या एनालिसिस भी चाहें, तो हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी टूल्स मौजूद हैं जो कि फ्री नहीं होते, लेकिन उसमें डेटा काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और ना सिर्फ अच्छा बल्कि उस पर एडवांस चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। उनमें जो टॉप के टूल्स हैं उसमें एचरेफ, SEMrush और ऊबर सजेस्ट हैं। इसमें बेशुमार टूल्स और भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज हम प्रैक्टिस करेंगे ऊबर सजेस्ट के ऊपर कि किस तरह से ऊबर सजेस्ट में जो डेटा मिलता है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या हमारे पास अवेलेबल होता है। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, हम ऊबर सजेस्ट के अगर डैशबोर्ड में जाएँ तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू मिलेगा। उस मेन्यू के अंदर हम कीवर्ड्स पे जाएंगे और कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेट्स से अपना जो हम एग्जांपल ले रहे थे ऑनलाइन कोर्सेज़ की, अगर उसको हम यहाँ पर कोशिश करें दोबारा सर्च करने की, तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज़ का जो है इंग्लिश में, ये मतलब जो कीवर्ड का डेटा है ये आपके पास सामने लोड हो रहा। तो ये आपको काफ़ी कीवर्ड्स का डेटा मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये गूगल के डेटा से थोड़ा सा एडवांस्ड है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मौजूद हैं। गूगल में आपको सिर्फ कीवर्ड और उसके बाद वॉल्यूम मिलता है, जबकि इसमें आपको यहाँ पर एसईओ डिफ़िकल्टी के मैकेनिज़्म और पेड डिफ़िकल्टी के जो मैट्रिक्स हैं वो भी मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंटेंट वगैरह की डिटेल्स भी मिलेंगी। तो हम इसको बारी बारी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल रहा। तो अगर आप शुरू से स्टार्ट करें तो आपको वो नॉर्मली बता रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम जनरली क्या है, और ये 14,800 बता रहा है, जिसका वॉल्यूम ये हाई बता रहा है, ठीक है। इसमें एसईओ डिफ़िकल्टी भी इसकी हाई नज़र आ रही है हमें, जो 67 है। उसके बाद पेड डिफ़िकल्टी, यानी कि अगर आप इस पर ऐड चलाते हैं तो भी वो 84 की डिफ़िकल्टी, यानी कि ये बहुत हाई या बहुत कंपेटिटिव कीवर्ड है। और इसके अलावा इसकी जो आपने पर क्लिक कॉस्ट है, जो कि वो तकरीबन 22 से 23 डॉलर आपको मिनिमम पड़ेगी अगर आप इस पर ऐड रन करते हैं गूगल के ऊपर। लेकिन अगर हम नीचे जाएँ तो इसमें आप ट्रेंड देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों का तकरीबन ये मुझे लास्ट 12 मंथ्स का डेटा दिखा रहा है, जिसमें ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। इसमें मोबाइल का और डेस्कटॉप का वॉल्यूम बता रहा है कि मोबाइल से कितनी सर्चेज़ होती हैं और डेस्कटॉप से कितनी सर्चेज़ होती हैं। अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पर ये आपको जो कीवर्ड्स का डेटा है इसमें आपको समरी बता रहा है, ये कुछ कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपने मज़ीद कीवर्ड्स देखने हैं तो आप यहाँ पर व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे
तो आपको लेफ्ट साइड पे देखें वो मेन्यू जो है कीवर्ड आइडियाज़ का, उसकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी ये हज़ारों में शायद ये कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, और इनको जब आप रिव्यू करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जो है ना फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उनमें से ना सिर्फ ये कि ये सजेशन है, बल्कि इसके रिलेटेड कीवर्ड भी हमें दिखा रहा है, हमें क्वेश्चंस भी दिखा रहा है, और जो प्रपोजिशन है और कंपैरिजन भी दिखा रहा है। तो अभी ज़रा इसको सजेशंस को देखते हैं। सजेशन में आपके पास ये ऑलमोस्ट फेमिलियर डैशबोर्ड है, जैसे कीवर्ड प्लानर में आपके पास कॉलम्स बनते थे, इसमें भी बन रहे हैं। आप कीवर्ड्स देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, उसका सीपीसी और डिफ़िकल्टी पेड की भी और एसईओ की भी। लेकिन इसमें अगर आपने इसको रिसर्च करना हो, इसको ड्रिल डाउन करना है, मज़ीद अच्छे कीवर्ड निकालने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? उसमें आप देखें, आप ऊपर अपना ये जो फ़िल्टर है इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स आपको मिलें जिनका वॉल्यूम 1000 से ऊपर ना हो, 1000 से नीचे हो, तो आप इसको 1 to 1000 क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऐसे कीवर्ड शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे जिनका वॉल्यूम 1 से लेके 1000 तक होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम 1000 वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करें, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000 वाले कीवर्ड्स आपके पास फ़िल्टर हो जाएंगे। इससे आपकी जो रिसर्च है वो ज़रा आसान हो जाएगी और आप ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम वाले कीवर्ड निकाल सकते हैं। यही फ़िल्टर मैं अगर डिफ़िकल्टी में लगाना चाहूँ, तो आप देखेंगे कि एसईओ डिफ़िकल्टी में मुझे ऐसे अगर कीवर्ड चाहिए जिनकी डिफ़िकल्टी कम है, तो देखें 0 to 35 ईजी है, 36 से 69 मीडियम है, और 70 से 100 जो है वो हार्ड है। तो अगर मैं ऐसे कीवर्ड चाहता हूँ जो कि मुझे रैंक करने में आसानी हो, तो मैं ये ईजी वाले कीवर्ड अगर क्लिक करूँ, तो ऐसे कीवर्ड जिनकी डिफ़िकल्टी जो है वो 35 से कम है, वो वाले कीवर्ड फ़िल्टर हो जाएंगे। पहला कीवर्ड इसलिए फ़िल्टर नहीं हो रहा बिकॉज़ कि वो मैंने प्रोवाइड किया था, वो तो मुझे दिखाएगा, लेकिन जो बाकी कीवर्ड्स हैं वो अपने एल्गोरिदम के मुताबिक वो दिखा रहा है कि जिसमें उनकी डिफ़िकल्टी कम है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे कीवर्ड मेरे पास मौजूद हैं जिसको अगर मैं इन पे एसईओ करूँ, तो इन पे मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ फॉर फ्री, इसकी जो वॉल्यूम है वो एक अच्छा डिसेंट वॉल्यूम है 22,000 का। इसमें सीपीसी इसका हाई है, और इसकी पेड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है बिकॉज़ के इसमें बहुत सारे लोग ऐड चला रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी देखें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से अगर आप बाकी जो कीवर्ड्स हैं उनको भी देखना चाहें, तो आपको ये काफ़ी मिल जाएंगे, या आप बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। अगर आपने इसको सॉर्ट करना है हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी मैंने हाईएस्ट टू लोवेस्ट किया है, इसको लोवेस्ट टू हाईएस्ट करते हैं, तो देखिएगा कि जिनकी सबसे कम डिफ़िकल्टी है मेरे पास ऊपर आ गए हैं, और ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको मैं आसानी से लॉन्ग टेल में यूज़ कर सकता हूँ। अपनी वेबसाइट में आर्टिकल लिखूँगा, गाइड लिखूँगा, या अपना पेज बनाऊँगा, तो ये आपके पास जो रिसर्च है ये गूगल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाती है। इसी तरह से अगर आप इसके सिमिलर जो कीवर्ड देखना चाहते हैं, अगर आप आगे जाएँ, तो ये रिलेटेड जो ऑप्शंस है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें हमें बाकी जो है इसके सजेशन मिलेंगी। ये इनका अपना, हर टूल का अपना एल्गोरिदम होता है, उसके मुताबिक ये हमें डेटा दिखाते हैं। तो आप ये जो रिलेटेड कीवर्ड हैं इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने इसमें मज़ीद अपने वर्टिकल्स क्रिएट करने हैं, मज़ीद इस पर आर्टिकल्स लिखने हैं, तो आप उससे मिलते जुलते आर्टिकल्स जो कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड हैं, आप उसके ऊपर वो कीवर्ड निकाल के लिख सकते हैं। अगर आप इससे आगे जाना चाहें, तो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये देखना है कि गूगल में ऐसे कोई सवाल जो कि इस कीवर्ड से रिलेटेड हैं, अब वो आप एफएक्यूज़ निकाल सकते हैं इसमें, जिसमें ये आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये भी एक डिफरेंट तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन यूज़ होती हैं, आप उनकी जो रिसर्च है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कंपैरिजन आपने देखना हो, तो ये अगर कंपैरिजन बेस्ड है, लाइक ऑनलाइन कोर्सेज वर्सेस बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज वर्सेस कॉलेज, तो ये टूल जो है अपनी खुद एल्गोरिदम के मुताबिक आपको सजेशंस दे रहा है, और ये आपको मल्टीपल टूल्स में मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। तो इससे आपको आइडिया होगा कि मैं जब ये कह रहा था कि आपको एडवांस जो इनसाइट्स हैं वो मिलेंगे, तो वो आपको कैसे मिलेंगे। जी ट्रेनिस, आपने देखा कि मैंने इसमें से जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे निकाले हैं, लेकिन इसमें मज़ीद भी हम काम कर सकते हैं। मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से कंटेंट अगर आपने एनालाइज करना हो इस कीवर्ड के अराउंड, तो वो इस टूल में कैसे होता है। सो अगर मैंने इसमें मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करनी हो, तो मैं वापस कीवर्ड्स ओवरव्यू पे जाऊँगा। तो यहाँ देखें, जहाँ पर मुझे उसने कीवर्ड आइडियाज़ दिए थे, उसके बाद उसने मुझे कंटेंट आइडियाज़ भी दिए हैं। ये कुछ ऐसे कंटेंट आइडियाज़ हैं जिसमें लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकल लिखे हुए हैं, और आप देखेंगे कि वो पेज के टाइटल में इसको बोल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन टाइटल ये कीवर्ड्स हमारे देख रहे हैं, जहाँ पर हमारे कीवर्ड्स टाइटल में जिस जिस पेज पे यूज़ हुए हैं उसको उसने शॉर्टलिस्ट कर लिया। तो ये एक आसान तरीका है हमें ये देखने का कि कितने जो वेबसाइट्स हैं वो हमारी जो कीवर्ड्स हैं उस पर ऑप्टिमाइजेशन कर रही हैं। क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का पहला असूल ये है कि अगर आपने किसी कीवर्ड पे काम करना है, तो उसको सबसे पहले टाइटल में तो यूज़ करना ही है। तो ये URL इन टाइटल की जो पावर कमांड हम गूगल में यूज़ करते हैं, या उसी को यूज़ करते हुए देखिए हमें वो डेटा दिखा रहा है। तो इसके साथ अगर आपको बाकी आगे देखें, तो इसमें एस्टिमेटेड विजिट्स और उसके बैकलिंक्स भी हमें शो कर रहा है, जो कि एडवांस चीज़ें हैं।
ना सिर्फ ये बल्कि सोशल मीडिया में भी इसकी जो शेयरिंग है फेसबुक पे और पिंटरेस्ट में भी दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा वायरल कंटेंट है। मज़ीद इसमें देखना हो तो मैं व्यू ऑल कंटेंट आइडियाज़ पे क्लिक करूँगा और इसमें हमें वो जो इस ऑनलाइन कोर्सेज़ के अराउंड जो उसकी नज़र में अच्छे ऑलरेडी चल रहे हैं कंटेंट्स, वो हमें उसकी एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। उसमें पहला वही कि जो पेज है उस पेज के आगे उसकी एस्टिमेटेड विजिट्स कितने हैं, अगर इस टूल को पता है तो वो उसको बताएगा। उसके बाद उसके बैकलिंक्स कितने हैं, आप बैकलिंक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। एंड देन आप उसके बाद उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देख सकते हैं। और तकरीबन इस वक्त जो मेरे पास ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये कुछ काफ़ी ज़्यादा पेजेस तक आए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड अगर करूँ तो मेरे पास ये डेटा सारा एक्सेल शीट में भी मौजूद हो जाएगा। ये तो आपने देखा किस तरह से मैंने ऊबर सजेस्ट को यूज़ करते हुए अपना जो कीवर्ड का डेटा है वो एडवांस तरीके से ना सिर्फ निकाला बल्कि उसमें मज़ीद इंसाइट्स भी हासिल किए। आप इस तरह से बेशुमार टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और आप ज़्यादा एडवांस या डीप रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप HRS और SEMRS जैसे टूल्स यूज़ करें। ऊबर सजेस्ट ज़रा दरमियाने दर्जे का टूल है, वो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि उसमें भी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। बट अगर आप इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें चाहते हैं तो HRS और SEMRS ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं। एक वेबसाइट बिजनेस के लिए तो ज़रूरी है। अगर आपने एसईओ करनी है तो उसके लिए भी वेबसाइट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वेबसाइट के बगैर एसईओ हो ही नहीं सकती। गूगल ने आपकी वेबसाइट ही क्रॉल करनी है, यानी कि उसने आपकी वेबसाइट को ही देखना है और इंडेक्स करना है। अगर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप एसईओ कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने गूगल में रैंक करना है या गूगल आप चाहते हैं कि लोग आपको गूगल से ढूंढ लें तो आपको वेबसाइट तो बनानी ही है। लेकिन वेबसाइट में होता क्या है और ये किस तरह से चलती है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वेबसाइट में दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो डोमेन जो आपका नाम होता है, ये वो डोमेन जो आप यूआरएल में लिखते हैं, और फिर एक होस्टिंग जहाँ पर ये सारी वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ होता है। वो डेटा इमेजेस भी होते हैं, आपका टेक्स्ट भी होता है, और इसके अलावा भी जो चीज़ें आपने जिसकी बेस पे वेबसाइट चल रही होती है वो सब चीज़ें एक जगह पे होस्टेड होती हैं, जिसको हम वेब होस्टिंग भी बोलते हैं। सो गोया एक वेबसाइट चलाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों ही चाहिए होती हैं। लेकिन पहले बात करते हैं डोमेन्स की। तो डोमेन्स क्या है? तो डोमेन्स बेसिकली एक एड्रेस की तरह काम करता है। तो फॉर एग्जांपल आप जिस घर में रहते हैं उसका एक एड्रेस है। आपको दुनिया से कोई भी ख़त लिखे तो आप उस एड्रेस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके मोहल्ले में वो आपका एड्रेस यूनिक है, आपका मोहल्ला यूनिक है, उसके ऊपर आप सिटी यूनिक में रहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपका एड्रेस किसी और का भी एड्रेस हो, ये हो कि कोई आपको लेटर भेजे तो कहीं और भी चला जाए। इसी तरह से जिस तरह से आपका एड्रेस यूनिक है, आपकी वेबसाइट का भी एक यूनिक एड्रेस होता है। तो आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट खुल भी जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने google.com खोली हो और कोई और वेबसाइट खुल गई हो? नहीं। अगर कि आपका एड्रेस ठीक है या आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं की है तो अगर आप google.com खोलेंगे तो google.com ही खुलेगी, ना कि bing.com खुल जाए। और यही होता है जब आप कोई और वेबसाइट खोलते हैं। सो इससे हमने अब देखना है कि एसईओ में इसका क्या ताल्लुक है और हम वेब डोमेन्स को किस तरह से देख सकते हैं। सो डोमेन बेसिकली एक इस तरह का नाम होता है अगर आप कोई भी वेबसाइट लें या आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करें तो आपको इस तरह का कोई नाम नज़र आता है। इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। इस डोमेन नेम में दो बड़े हिस्से हैं। एक टॉप लेवल डोमेन, यानी कि जो आखिरी पार्ट है .com, ये .com, .net, .pk या इस तरह की जितनी भी एक्सटेंशन हैं डोमेन की, इन सबको हम टॉप लेवल डोमेन के नाम से जानते हैं। टॉप लेवल डोमेन का मतलब ये है कि आप किस कंट्री में या किस एक्सटेंशन की डोमेन लेना चाहते हैं। कुछ टॉप लेवल डोमेन्स जेनेरिक होती हैं, जिस तरह कि .com, .net और .org, ये ग्लोबल चलती हैं। ज़्यादातर NGOs जो हैं वो .org लेना पसंद करती हैं। ज़्यादातर इंटरनेट की कंपनियां .net लेना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप .com भी लें तो अभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि .com सबसे ज़्यादा चलने वाली डोमेन है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप .pk डोमेन प्रेफर करेंगे और गूगल भी आपको .pk डोमेन पे प्रेफरेंस देगा। सो ये वो एक्सटेंशंस हैं जो लोग डिसाइड करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने बिज़नेस के मुताबिक। सो अगर मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में है तो मैं .com भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं .pk ले लूँ तो ज़्यादा रेलिवेंस बन सकती है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो .com एक्सटेंशन है ये टॉप लेवल डोमेन कहलाती है। और इसके बाद जो आप नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने company.com या usman.com या virtualuniversity.com या आप किसी भी तरह का नाम रखेंगे तो ये आपका नाम कहलाता है। इसको टेक्निकल टर्म में सेकेंड लेवल डोमेन बोलते हैं, यानी कि SLD। सो SLD आपका नाम होता है और जो TLD होता है वो बेसिकली आपकी एक्सटेंशन होती है, और ये दोनों मिलकर एक डोमेन बनाते हैं। लेकिन SEO के लिए हमें पूरा URL का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। क्योंकि
इसके बगैर हमारी एसईओ भी थोड़ी सी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और हम एसईओ अच्छी नहीं कर सकेंगे अगर हम ये समझेंगे नहीं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो HTTPS लिखा हुआ है इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल से मुराद वो तमाम कवानीन, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत पूरा इंटरनेट चलता है। ये प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं हो सकते। तो HTTP या HTTPS आपने जब भी वेबसाइट खोली होगी तो आपको ये प्रोटोकॉल ही नज़र आएगा, क्योंकि पूरा इंटरनेट इसी प्रोटोकॉल के तहत चलता है। तो ये HTTPS का मतलब ये है कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल है, और HTTP का मतलब है कि वो अनसिक्योर है, यानी कि उस पर इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक होती है। तो इसी तरह से जब आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कहीं लिखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको HTTPS मिलता है। उसके बाद आपको कंपनी नेम और मतलब आपका सेकंड लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन, जो कि डोमेन नेम कहलाती है, मिलकर वो होता है। और उसके बाद स्लैश, और उसके बाद जो URL है, जो बाकी हिस्सा बच जाता है, वो आपका परमालिंक कहलाता है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक URL बोलते हैं, जो कि यूनिक रिसोर्स लोकेटर। यूनिक रिसोर्स लोकेटर का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी फाइलें वेब होस्टिंग पे होस्टेड हैं उन सब का एक एड्रेस है। तो आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे वो आपकी डोमेन के अंडर, आपकी अगर फाइल इमेज है तो .jpg की फाइल, अगर आपका पेज है तो आगे परमालिंक उसका पेज का URL। तो इस तरह से चेंज होता चला जाएगा, लेकिन हर चीज़ का इंटरनेट के ऊपर एक एड्रेस लाजमी है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं से पिक होगी, और अगर एड्रेस नहीं पता होगा ब्राउज़र को तो वो उसको डाउनलोड नहीं कर सकेगा। तो ये था URL। अब URL के बाद हम बात करेंगे होस्टिंग की, जिसमें होस्टिंग की मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है, उसी तरह से आपकी वेब होस्टिंग भी होती है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स में या सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, जब आप google.com खोलते हैं या कोई और वेबसाइट खोलते हैं, तो आप जब ब्राउज़र में उसका URL लिखते हैं तो वो वेबसाइट लोड हो जाती है। वो लोड होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आप google.com लिख के एंटर करें या उसको सेंड करें, तो आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जाती है उस सर्वर को, और वहाँ से आपकी वो वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है। तो इंटरनेट में बेसिकली ये ट्रांजैक्शन होती है डेटा की, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे या एक मशीन से दूसरी मशीन पे। इसी तरह से आपकी जो मशीन है, ये जो मशीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इसको टेक्निकल टर्म में हम सर्वर बोलते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जब कोई यूज़र कोई वेबसाइट विजिट करता है तो वो एक नेटवर्क के थ्रू एक सर्वर तक जाती है, और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पिक होती है और वो आपको वापस इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे लोड कर देता है। सो ये सर्वर जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, इसको ही हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। सो जब आप कोई डोमेन लिखेंगे तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर को जाएगी जहाँ से वो डोमेन रजिस्टर हुई है, और वो आपको आगे वो पॉइंट कर देगा उस होस्टिंग पे जहाँ पर आपकी फाइलें पड़ी हैं। सो गोया जब आप कोई वेबसाइट विजिट करेंगे तो उसी सर्वर से इन्फॉर्मेशन लोड होगी जिस सर्वर पे वो पॉइंट हुई हुई है, उसके अलावा कहीं और से लोड नहीं होगी। तो इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग मिलकर वेबसाइट चलाती हैं, और डोमेन आपका यूनिक होता है। वो दुनिया में अगर आपने एक डोमेन ले लिया तो वो दुनिया में कोई और नहीं ले सकता, तो वो आपका ही रहता है जब तक आप उसके पैसे देते रहें। उसके बाद जो होस्टिंग आप लेते हैं वो आप बड़ी या छोटी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम इसकी मज़ीद बात करेंगे कि एसईओ से रिलेटेड हमें ये चीज़ें क्यों समझनी है, आगे हम उसको देखेंगे। तो HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये इंटरनेट में मार्कअप लैंग्वेज के तहत यूज़ होती है। एक मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है? सो मार्कअप लैंग्वेज उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं जिस तरह से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो आप किसी टेक्स्ट को टाइटल बना देते हैं, किसी को बोल्ड करते हैं, किसी को अंडरलाइन करते हैं, किसी को टैलिक करते हैं। जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप क्या करते हैं कि वेबसाइट्स बना सकते हैं, और तकरीबन सारे का सारा इंटरनेट इसी लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है। अब ये लैंग्वेज ज़्यादातर डेवलपर्स को आती है, जो इसको यूज़ करके वेबसाइट बनाने और उसको बेहतर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने इस लैंग्वेज को सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है जितना हमारे लिए एसईओ की हद तक ठीक है, और हम इससे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने समझनी है। वो ये कि ये बेसिकली वेब का स्टैंडर्ड है, और जब हम एसईओ की बात करते हैं तो हमारा वेबसाइट से पाला तो पड़ता ही है, क्योंकि हमने जो ऑप्टिमाइज़ करना है वो वेबसाइट को ही करना है। तो वेबसाइट किस तरह से बनी है ये समझना भी ज़रूरी है, ताकि हम डेवलपर के साथ जब मिलके काम कर रहे हों या हम टीम के साथ मिलके काम कर रहे हों तब हम उनको गाइड भी कर सकें, और हमें जितना खुद समझ आती है हम उसको खुद अपनी हद तक ठीक भी कर सकें। सो अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करें
और कोई भी यूआरएल विजिट करें तो आपको जो वेबसाइट नज़र आती है वो बड़ी ब्यूटीफुल या एक खूबसूरत किस्म का उसका ओवरव्यू होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर google.com खोलूँ तो कुछ इस तरह की नज़र आती है। लेकिन अगर आप google.com का सोर्स देखना चाहें, या मतलब ये कि अगर आप उसको कोड देखना चाहें, तो आप क्रोम पे हों तो राइट क्लिक करके उसके व्यू सोर्स पे जाएं और आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो बेसिकली मुझे तो जब वेबसाइट नज़र आई थी तब तो उसका एक बड़ा अच्छा सा लोगो था और उसके नीचे एक सर्च बार था और वो मुझे कह रहा था कि सर्च करो। लेकिन जब पीछे आप कोड देखेंगे तो कोड कुछ इस तरह से नज़र आता है और ये लैंग्वेज हम इंसानों को समझ नहीं आती। लिखी इंसानों ने ही है, लेकिन ये लैंग्वेज बेसिकली कोडिंग है जो सिर्फ कोडर्स यानी कि डेवलपर्स या जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको समझ आती है और वो ये करते हैं। और हमारे लिए ये जो फ्रंट एंड है हम इसको देखते हैं। असल में जो गूगल विजिट करता है आपकी वेबसाइट तो वो आपका फ्रंट एंड नहीं देखता, वो ये वेबसाइट नहीं देखता जो आपको नज़र आ रही है। वो असल में ये वेबसाइट देखता है जो पीछे कोड है, और ये कोड ही असल में आपकी वेबसाइट है। लेकिन जब ये कोड ब्राउज़र में लोड होता है, यानी कि जो क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, तो वो ब्राउज़र इस कोड को वेबसाइट में तब्दील कर देता है जो हमें पढ़ना भी आसान होती है और देखना भी आसान होती है। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पूरे का पूरा इंटरनेट कुछ इस तरह के कोड पे चल रहा है। वो इस तरह हमारी वेबसाइट्स हमें नज़र आती हैं, लेकिन गूगल या दूसरे जो क्रॉलर्स हैं या दूसरे सर्च इंजन हैं उनको वेबसाइट सिर्फ कोड में नज़र आती है। अब ये कोड होता किस तरह का है? असल में जो कोड है जिसको हम HTML बोलते हैं, ये डिफरेंट इसमें एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें दो डिफरेंट टैग्स हैं। सो वो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये जो पहला ऑप्शन है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ टैग्स, मतलब कि हेड टैग ओपन हो रहा है तो नीचे क्लोज भी हो रहा है। सो टैग्स और एट्रीब्यूट्स में फ़र्क ये है कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली कुछ खुसूसियात बयान करते हैं जो कि ब्राउज़र्स या सर्च इंजन्स के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो टैग्स हैं इसके अंदर हमारा कंटेंट होता है। एक ख़ास बात याद रखें, टैग के अंदर आपको जब टैग ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर हेड ओपन करूंगा तो मैं उसको क्लोज भी करूंगा, मैं अगर बॉडी का टैग ओपन करूंगा तो उसको क्लोज भी करूंगा। सो इस तरह से HTML लैंग्वेज चलती है और हमने इसको तकरीबन इतनी हद तक ही समझना है और ये बड़ा आसान है। ये आपको देखने में शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन SEOs के लिए ये इतना समझना ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद अगर हमें नहीं भी समझ आती तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने वेबसाइट बनानी नहीं है, हमने सिर्फ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है और ऑप्टिमाइजेशन के लिए थोड़ी बहुत HTML हमें समझ आ जाएगी जो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम सीख भी लें तो उसमें भी हमें फ़ायदा ही होगा। सो HTML को मज़ीद मैं बयान कर दूँ कि HTML के दो वर्जन्स हैं जो अभी पॉपुलर हैं। HTML जो कि रेगुलर HTML है उसको वर्जन 4 भी बोलते हैं। अगर आप इसको HTML4 भी कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन जो नई आने वाली HTML का वर्जन है वो HTML5 है। तो दुनिया बड़ी तेज़ी से HTML5 की तरफ जा रही है और ये ज़्यादा रोबस्ट, ज़्यादा एडवांस्ड और ज़्यादा फंक्शनल वेबसाइट्स के लिए हेल्प करती है। और जब बात हो रही है फंक्शनल वेबसाइट्स की, तो HTML कभी कभी जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ मिलकर भी काम करती है। ये HTML की तरह जावास्क्रिप्ट और CSS, यानी कि CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और जावास्क्रिप्ट, ये मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं। और ये भी HTML की तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ही हैं जो डेवलपर्स लिखते हैं ताकि हमारी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकें, या ज़्यादा फंक्शनल या ज़्यादा टेक्निकल वेबसाइट्स अगर जिनकी आप बात करें, जिनमें फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन करना पड़े या आपको कोई डेटाबेस सर्च करना पड़े, तो उनके अंदर ये टेक्नोलॉजीज़ हेल्प करती हैं। हमारी गर्ज सिर्फ HTML की हद तक ही है, बाकी चीज़ें हम डेवलपर्स के लिए छोड़ देंगे। तो HTML के लिए सिर्फ इतनी चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि पूरे का पूरा इंटरनेट HTML पर ही चल रहा है और HTML हमारे लिए SEO के लिए बहुत ज़रूरी है, और HTML को हम जितना समझ सकेंगे हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि हमें SEO के लिए HTML कितना चाहिए, वो मज़ीद सेक्शन में हम बात करेंगे। जिस तरह से आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह से वेबसाइट के भी प्रोग्राम बन चुके हैं। पहले ये होता था कि वेबसाइट स्टैटिक HTML में बनाई जाती थी। स्टैटिक HTML का मतलब ये है कि हर पेज HTML में डेवलपर लिखता था और वो वेबसाइट पेज पे पेज बनती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई, CMS भी डेवलप हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी डेवलप हो गए, और अब CMS जो हैं वो एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो ज़्यादातर लोग CMS को पसंद करते हैं। CMS का मतलब ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये करता क्या है?
CMS एक प्रोग्राम है जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट करेंगे और पोस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ टाइटल लिखेंगे, यहाँ बॉडी लिखेंगे और उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे। जब वो पब्लिश हो जाएगा तो वो एक थीम के तहत एक जगह पे जाके पोस्ट हो जाएगा, जिसमें आपको ये ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि आपने पहले से ही उसका डिज़ाइन बनवा कर किसी डेवलपर से या अपनी थीम इंस्टॉल कर ली है, तो वो डिज़ाइन वैसा ही नज़र आएगा जैसा वो आपने एक दफ़ा देखा था। आप जब भी उसको अपडेट करेंगे वो वैसे ही डिज़ाइन में चलता चला जाएगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इससे वेबसाइट जो बड़ी थी, मतलब हज़ारों की तादाद में अगर पेजेस की बात करें, अगर आप कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स देखें तो उनमें हज़ारों की तादाद में पेजेस होते हैं। उनको अगर एक-एक करके मैनेज करें तो टोटली इनकन्वीनियंट, मतलब कि बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात हो गई थी कि इतने बड़ी वेबसाइट्स को मैनेज कैसे किया जाए। तो CMS का असल में इजाद वहीं से हुआ और CMS अब ये करते हैं कि आपको वेबसाइट मैनेज करने के लिए और वेबसाइट को अपडेट करने, उसमें पेजेस डिलीट करने और उसमें नए पेजेस ऐड करने, ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। सो इन सब CMSs में एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि नॉन टेक्निकल लोग, यानी कि हमारे जैसे लोग जो कि SEO या मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका कोडिंग से ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग भी अब वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, वेबसाइट बना भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी समझ ज़्यादा आ जाए CMS की। लेकिन अगर आपको बस इतनी समझ आ जाए कि CMS चलाना कैसे है, तो आप अपनी SEO अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंट्रोल होगा कि कब आपने कंटेंट अपडेट करना है, कब आपने कंटेंट डिलीट करना है या कब आपने कंटेंट नया क्रिएट करना है। सो दुनिया में तकरीबन कुछ बड़े CMS हैं जो अब बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। उनमें कुछ के नाम तो ये हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जूमला, वर्डप्रेस, प्रेस्टाशॉप, मैजेंटो, और ये डिफरेंट CMSs ये डिफरेंट पर्पस को फुलफ़िल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको एक आम सी वेबसाइट बनानी है, मतलब आम वेबसाइट से मुराद जिसमें 10, 15, 20 या 100 पेजेस हैं, तो आप वर्डप्रेस का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी वेबसाइट बनानी है, जिससे कि अगर आपको हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स डालनी है, तो आप मैजेंटो के लिए जाएंगे, क्योंकि मैजेंटो बेसिकली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, यानी कि उन वेबसाइट्स के लिए बना है जो नेट पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं। उन वेबसाइट की खासियत ये है कि वो आपके यूज़र डेटाबेस मेंटेन करते हैं, आपकी सेल्स मेंटेन करते हैं, किसने क्या बाय किया, कब बाय किया, और वो पेमेंट गेटवे कहाँ क्या लगाया, ये सब चीज़ें डिफरेंट CMSs हैंडल करते हैं। SEO में हमें जो बेनिफिट मिलता है वो वर्डप्रेस से मिलता है। वर्डप्रेस अब तक का सबसे बेहतरीन SEO CMS बन चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वर्डप्रेस को चलाना बहुत आसान है और इसके डेवलपमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में डेवलपर जो हैं वो इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम स्टैट्स देखें तो CMS की रेस में वर्डप्रेस जीत चुका है और ये अब तक का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्डप्रेस है। लेकिन अगर मैं टोटल टेक्नोलॉजी की बात करूँ, जिसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों वेबसाइट्स की हम बात करें, तो तकरीबन आधी वेबसाइट्स दुनिया में अभी भी किसी CMS पर नहीं आई। लेकिन अगर आप CMS की बात करें तो वर्डप्रेस सबसे बेहतरीन है और मैं भी रिकमेंड करूँगा, बल्कि हम सब जो मार्केटिंग की फील्ड में हैं, हम सब वर्डप्रेस को इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें प्लगइन की सपोर्ट, थीम की सपोर्ट और अगेन मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट सीखनी है तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करें। आप वर्डप्रेस को मज़ीद सीख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस ना भी सीखें तो इतना ज़रूर सीखें कि आप SEO अच्छी कर सकें। सो अगर आप डिजी स्किल्स में कोर्सेज ले ही रहे हैं, तो हमारे इन कोर्सेज में एक कोर्स वर्डप्रेस के ऊपर भी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप SEO सीख लें तो आप वर्डप्रेस भी सीखें, ताकि आपको आसानी हो वेबसाइट मैनेज करने में, क्योंकि अगेन अगर आपने SEO अच्छी करनी है तो आपको वेब डेवलपमेंट थोड़ी सी आ जानी चाहिए और वर्डप्रेस बहुत ही आसान है। अगर आप सीखना चाहें तो डिजी स्किल्स में वर्डप्रेस का भी एक कोर्स अवेलेबल है, आप उसमें उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करें तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस आपको नज़र आते हैं। जो पहला पेज जो रूट डोमेन कहलाता है, यानी कि जब आप रूट डोमेन ओपन करते हैं, वो होम पेज कहलाता है। और होम पेज सबसे मेन या सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। इस पेज पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, जिसमें आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन या आपकी दूसरी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लें, मिसाल के तौर पर आप किसी ऑफिस बिल्डिंग में जाएं, तो आप एंटर होते ही आपको कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस साइड पे है, सेल्स डिपार्टमेंट उस साइड पे है, या आपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है उसको आपको रास्ता बता दिया जाता है। आपको सब चीज़ें होम पेज पे नहीं मिलती, यानी कि आपको सब चीज़ें आपकी एंटर होते ही आपके सामने नहीं होती हैं। आपका जहाँ ताल्लुक होता है या जिधर आपने जाके बात करनी है, आप उस सेक्शन में जाते हैं
वहाँ जाके आप बात करते हैं। वेबसाइट का भी कुछ यही हाल है कि अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको होम पेज पे कुछ चीज़ें नज़र तो आती हैं, लेकिन आपको डिटेल में जाना हो तो आप उस पेज को क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर डिजी स्किल्स की वेबसाइट ले लीजिए। डिजी स्किल्स की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये वेबसाइट क्या करती है, यानी कि ये डिजी स्किल्स एक प्रोग्राम है जो आपको ट्रेनिंग्स देता है। लेकिन अगर आपने एक प्रोग्राम देखना है, अगर आप एसईओ के कोर्स में या किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस पेज को क्लिक करते हैं, उस कोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उस पर एनरोल कर लेंगे। यही मिसाल आपने अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए भी लेनी है। अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं या उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपके होम पेज पे इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए कि यूज़र को इनर पेजेस, यानी कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या है उसकी इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाए। अगर आपके होम पेज पे इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी तो यूज़र आपके इनर पेजेस पर भी नहीं जाएगा। आपने इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन अगर आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि होम पेज इंपॉर्टेंट होने के बावजूद यहाँ से सेल्स जनरेट नहीं होती। सेल्स जनरेट होती हैं आपके इनर पेजेस से, जिसमें हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि आपका होम पेज उस बिल्डिंग के दरवाजे की तरह है जो बाकी सेक्शंस को रास्ता फराहम करता है। आपका होम पेज भी आपकी वेबसाइट का या आपके बिजनेस का एक वो दरवाज़ा है जो बाकी सेक्शंस को रास्ता फराहम करेगा। कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए तो आपने उसको इस तरह से लेआउट बनाना है कि उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो राइट पेज पे जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले। अगर आप ये नहीं करेंगे और अगर आप इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दरवाजे पर ही दे देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप वो चांसेस मिस कर दें जो वो इनर जाना चाहता था या वो जिस तरह से तसल्ली से जाके अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहता था वो उसको नहीं मिलेगी। तो होम पेज में इतनी इन्फॉर्मेशन दें जितनी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा डिटेल यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन आप इनर पेजेस में दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और यही बात हमने स्ट्रक्चर में भी डिस्कस की थी। तो जब आप वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ डिस्कस हुई थी कि जिस तरह से आपका होम पेज का मेन पेज है, लेवल 1 पेज, आप इनर पेजेस में उनको सेंड करें ताकि आपका स्ट्रक्चर भी उस तरह से मेंटेन हो। और अच्छा स्ट्रक्चर अगेन अच्छी वेबसाइट का ज़ामिन है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका होम पेज सबसे बेहतरीन होना चाहिए। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आए तो वो आपको आके क्या करेगा? वो आपकी वेबसाइट पे आया ही क्यों? सवाल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई कस्टमर या कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो आके या तो आपसे कुछ सर्विस लेना चाहेगा या प्रोडक्ट लेना चाहेगा। ये दुनिया में असूल यही है कि अगर कोई पैसे खर्च करता है तो उसके बदले में कुछ हासिल करता है। और अगर आप सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कस्टमर अगर आपसे वो सर्विस या प्रोडक्ट बाय करेगा तभी आपको पैसे देगा। ये चीज़ वेबसाइट में कैसे आपको दिखानी है। आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई आए उसको आके होम पेज पे तो लैंड करेगा, लेकिन उसने पैसे आपको होम पेज के नहीं देने, उसने आपसे जो सर्विस बाय करनी है उसके पैसे देने हैं। आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी वेबसाइट या जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी वेबसाइट, उनमें उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बड़ी तसल्ली से, मतलब कि बड़ी डिटेल में उस पर उन्होंने पेजेस बनाए हों। अगर आपने पेजेस नहीं बनाए होंगे तो मसला ये होगा कि कस्टमर आपको बाय नहीं कर सकेगा आपसे कुछ, और उसने जब बाय करना है तो उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विस पेजेस असल में इसी चीज़ में हेल्प करते हैं। आपने जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं उसके पेजेस बनाने होते हैं। इसमें कोई तादाद हो नहीं सकती, ये आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बेचते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी है। अगर आपके 1000 सर्विसेज हैं या 1000 प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए 1000 पेजेस बनाने में कोई मसला नहीं है। आपको जितने पेजेस चाहिए आप उतने बनाएं और उनके ऊपर डिटेल में लिखें, क्योंकि जब यूज़र इसी पेज के ऊपर आएगा और आकर डिसीजन लेगा तभी वो आपसे बाय करेगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट जिस पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, उसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन होने चाहिए, क्योंकि किसी ने अगर पैसे देने हैं तो वो इसी चीज़ पे देने हैं। और इसीलिए हम इन पेजेस को मनी पेजेस भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको मनी कीवर्ड्स के बारे में बात बताई थी। मनी कीवर्ड्स का मतलब वो था, वो ऐसे कीवर्ड्स या ऐसी क्वेरीज जो लोग लिखने के बाद आपके पेज पे लैंड करते हैं तो कुछ बाय करके जाते हैं। गोया आपको उन लफ्ज़ों से या उन सर्चेस से सेल्स मिलती थी। तो
अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि वो जो कीवर्ड्स जब कोई लिखेगा तो अल्टीमेटली वो जहाँ लैंड करेगा तो वो पेजेस भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के ही होंगे, क्योंकि जब लोग यहाँ पर आएंगे तब इनको देखेंगे और तभी वो आपसे बाय करेंगे जब उनको ये सर्विसेज और प्रोडक्ट पसंद आएंगी। सो ये पेजेस जो हैं ये भी मनी पेजेस कहलाए जा सकते हैं। आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट इस तरह से स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि यूज़र कहीं से भी वेबसाइट में एंटर करे लेकिन वो इन पेजेस तक आराम से पहुंच सके, आसानी से पहुंच सके और इसके बाद वो यहाँ से सेल्स भी जनरेट करवाए आपको। क्योंकि अगर आपके ये पेजेस प्रोमिनेंट ना हुए तो आपकी इस बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ेगा और आपकी एसईओ भी फोकस होनी चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। अगर एसईओ ने ये काम नहीं किया तो अल्टीमेटली क्लाइंट पैसे नहीं बनाएगा और पैसे नहीं बनाएगा तो वो आप पे बजट स्पेंड नहीं करेगा क्योंकि उसको सेल्स नहीं हो रही।